नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। बलिया जिले में सामाजिक कार्यकर्ता मनु सिंह अपनी शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता के लिए चर्चित हो रहे हैं। कोविड-19 महामारी के बाद से मनु सिंह वंचित बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। गदवार के निवासी मनु सिंह ने अपनी पहल के तहत बिना किसी सरकारी या संस्थागत सहायता से बच्चों के लिए कक्षाएं शुरू की और एक ऐसा अनोखा मंच तैयार किया जहां बच्चों को पढ़ाई का मौका मिल सके। उनकी अभिनव पद्धति जिसमें खेल के साथ शिक्षा को जोड़ा गया है, क्षेत्र में बेहद लोकप्रिय है। सेवा भाव से प्रेरित होकर मनु सिंह ने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला जहां मुफ्त शिक्षा के साथ साथ स्कूल फीस, यूनिफॉर्म और किताबों के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। केवल सक्षम बच्चों के माता पिता से एक न्यूनतम शुल्क लिया जाता है। वर्तमान में इस स्कूल में 700 से अधिक बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें से 50% से अधिक बच्चे बिना किसी शुल्क के दाखिल हैं। मनु सिंह की यह पहल स्थानीय समुदाय को प्रेरित और लाभान्वित कर रही है। आइए एक नज़र डालते हैं इस विशेष रिपोर्ट पर। विवेकानंद जी के नाम से है। इस स्कूल में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक छोटे से स्तर पे और एक छोटे से ज़िले के मनु सिंह जी हैं जो इस स्कूल का संचालन करते हैं और बच्चों की पढ़ाई पर सबसे ज़्यादा उनकी प्राथमिकता रहती है, किस तरीके से जो है बच्चों को आगे बढ़ा सके और पढ़ा सके। मनु सिंह जी हमारे साथ में हैं। मनु जी, एक समाज सेवी के तौर पे आप लगातार उभर के सामने आ रहे हैं और आए दिन आपके बारे में सुनने में आता है कि आपने कहीं बच्चों की मदद करी, गरीबों की मदद करी। कैसे, आपका क्या लक्ष्य है, किस टारगेट को लेकर के चलते हैं और स्कूल के संचालन के बारे में कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आपने इतना कीमती समय निकालकर और हमारे जैसे एक छोटे युवा नेता के पास आने का ये किया आपने। देखिए, मैं विद्यालय संचालित करता हूं। विद्यालय संचालित करने का मतलब ये नहीं है कि मैं धन उगाही करूं। आज समाज में बहुत सारे विद्यालय चल रहे हैं। आज मैं कोरोना काल से मैं देखूं, कोरोना काल के बाद से आज भी ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को एक अच्छे विद्यालय में, जो इंग्लिश मीडियम विद्यालय है, उसमें पढ़ाने में सक्षम नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूं कि मेरा विद्यालय उन बच्चों के लिए दरवाज़ा 24 घंटा खुला रहता है। जो बच्चे सक्षम नहीं हैं वैसे बच्चों का ना मैं एडमिशन शुल्क लेता हूं, ना मैं एडमिशन शुल्क लेता ही नहीं हूं और ना ही मैं री एडमिशन शुल्क लेता हूं। और कम शुल्क में मैं बच्चों का पठन पाठन, चूँकि मेरा विद्यालय इंग्लिश मीडियम से है, क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 11th इस साल खुलने वाला है, 10th तक संचालित होता था। तो मैं ऑलरेडी जो है समाज में मेरा ये सोच है कि मध्यम वर्ग के जो बच्चे हैं जिनकी इच्छा है कि मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो मैं उनके लिए ये विद्यालय संचालित कराता हूँ। बाकी मेरा कोई ये नहीं है। शिक्षा सभी का अधिकार हो, सब तक पहुंचनी चाहिए। थोड़ा अपने स्कूल को दिखाइए, आपकी कहाँ पे हैं, कैसे क्लासेस चलती हैं, कितने टीचर्स हैं, क्या आप सब्जेक्ट्स यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे इसका पूरा संचालन? देखिए, मैं भले ही बताया कि मैं छोटे वर्ग से, एक छोटे परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ और जिस तरीके से मैं विद्यालय संचालित किया आज ऊपर वाले के आशीर्वाद से और मेरी मेहनत, जो आज मेरे विद्यालय में अनुशासन है, इसी क्षेत्र में बड़े बड़े विद्यालयों में जो, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब पेरेंट्स आते हैं तो बस एक ही चीज़ कहते हैं कि मुझे भरोसा है आपके अनुशासन, आपकी शिक्षा, और मैं जब बच्चों को भेजता हूं आपके विद्यालय में तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा सेफ है। ये मुझे गर्व होता है। और मैं बताऊं कि मैं बहुत नीचे स्तर से विद्यालय, देखिए अभी इस समय मैं क्लास दिखाऊं आपको कि किस तरीके से 20 बच्चों से कोचिंग स्टार्ट करके उस पैसे को इकट्ठा करके मैं इस समय क्लास बनवाया हूं बच्चों के लिए, पठन पाठन, फैन की व्यवस्था, अभी कंप्यूटर की व्यवस्था, 24 घंटा जो है या बिजली की व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं। आप यहाँ से वहाँ तक देखेंगे, अभी ऊपर भी काम चल रहा है, अभी आपके सामने आगे भी काम चल रहा है। मतलब बच्चों को बेहतर से बेहतर जो व्यवस्थाएँ हैं, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आज जो डिजिटल सारी व्यवस्थाएं होती जा रही है मैं अपने बच्चों को दे सकूं। ये चीज़ें मेरा पूरा प्रयास है। बिल्कुल, वक्त के साथ बच्चों की हर तरीके की पढ़ाई का आप ध्यान दे रहे हैं। अभी आपने कंप्यूटर की बात करी और लाइट, बिजली की समस्या बलिया में देखा गया है कि कई प्राथमिक विद्यालय हैं जो कि सरकारी विद्यालय हैं, उसके बावजूद भी वहाँ पे बिजली नहीं पहुँची है। लेकिन आप खुद से संचालन करते हैं और आपने बताया बड़े कम स्तर की फीस वगैरह भी आपके यहाँ रखी हुई है। तो फीस स्ट्रक्चर क्या है और ये बिजली जो आप लाते हैं तो इन सब चीज़ों में कैसे पूरा मैनेजमेंट करते हैं और इसमें सब कुछ अपनी तरफ से करते हैं? देखिए, मैं बता दूँ, हम इस धरती पर आए हैं और जिन्होंने भेजा है, मैं उनके ऊपर अपनी आस्था बहुत ज़बरदस्त रखता हूँ।
हम भोजपुरिया में कहते हैं कि ना घटले बा ना बटले बा। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, बिजली की व्यवस्था, क्लास की व्यवस्था, जिस तरीके ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद से जो मेरी मेहनत थी, मैं निश्चित रूप से बता रहा हूँ कि जो मैंने इस समय क्लास दे रखा है, अभी 2-4 साल पूर्व में जाएंगे, कोरोना से पूर्व पहले चले जाएंगे, ये मेरे क्लास ऐसे नहीं थे। मैं कहीं ना कहीं मेरे बच्चे जो है बहुत ही, लेकिन फिर भी बच्चों की संख्या 700 आज भी विराजमान है, जितना मेरा सीट है पूरा फुल है। और अभी मैं क्लास भी बढ़ा रहा हूँ। मैं बताऊँ, बिजली की व्यवस्था 24 घंटा, ये सोलर प्लांट की जो कनेक्शन है, ये जैसे जनरेटर की व्यवस्था है, तो जनरेटर की व्यवस्था से बेहतर मैंने सोलर प्लांट यहाँ पर लगाया हूँ कि ताकि जो है लाइट कटती है तुरंत जो है हम लोग सोलर प्लांट से बिजली बच्चों को, ताकि फैन ना रुके, क्योंकि गर्मी देख रहे हैं, मौसम भी जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। अभी पिछले जो गर्मी पड़ी है, इस समय की जो स्थिति रहेगी, सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं। हम प्रत्येक वर्ष बच्चों को पेड़ भी वितरण करते हैं। और मैं ये बताता हूँ कि जो आज के परिवेश में हमारे जो ऑक्सीजन की कमियां होने लगी, तो आज समाज में मैं आपसे बताऊं कि कभी भी उस चीज़ों का महत्व नहीं रहता है जो फ्री में मिलता है। और आज ऑक्सीजन से हम और आप जीवित हैं, पूरी दुनिया जीवित है, लेकिन आज पेड़ों की जो कटाई हुई है, कहीं ना कहीं हमारे प्रकृति से बहुत बड़ा छेड़छाड़ हुआ है। तो इसलिए मैं बच्चों को ये बताता हूँ, आने वाली पीढ़ी है, जल बचाएं और पेड़ लगाएं, ताकि उनका भी जीवन अच्छे तरीके से संचालित हो सके। और आपकी कृपा से मैं बताऊं, बच्चों में जो शिक्षा है, अनुशासन है, हमारा परिवार और हम 20 स्टाफ के बाद हम लोग स्वयं जो है, जब तक क्लास संचालित होता है, प्रत्येक क्लासों में सीसी कैमरा, और सीसी कैमरा से ज़्यादा सबसे बड़ी हमारी कैमरा, हम लोग भी जो है घूमते रहते हैं, एक एक क्लास में बच्चे क्या कर रहे हैं, गतिविधियाँ क्या है। बिल्कुल, पढ़ाई के साथ उनका जो है रवैया भी सुधार। बिल्कुल, मैं आपसे बताऊं कि देखिए, आज जो घटनाएं घटित हो रही हैं, तमाम विद्यालय है, आपने देखा होगा कि विद्यालय जो प्रबंधक है, विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, बच्चों के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, हम डरते रहते हैं। ये हमारे बच्चे हैं, कहीं ना कहीं जब घर से निकलते हैं, जब तक घर जाते नहीं हैं, तब तक ये मेरी जिम्मेदारी है। और उन बच्चों को मैं बताऊं कि मेरे कुछ ऐसे युवा साथी हैं जो लगे रहते हैं, तमाम बड़ी बड़ी बच्ची आती हैं जो गाइडेंस करते हैं कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो आज को परिवेश को देखते हुए। जी बिल्कुल, संपूर्ण रूप से जिम्मेदारी जब वो घर से आए यहाँ पे, और यहाँ जब तक घर ना चले जाएं। ये कॉपी किताब के लिए क्या, उसके लिए भी कुछ आप अपने अलग से इंतजाम रखते हैं कैसे बच्चों को? क्योंकि आपने भी कोरोना काल की बात कही, तो कोरोना में कई परिवार टूट गए, बिखर गए, आपको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, तब जाके आपने इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया। तो उसमें क्या किताबों का भी कुछ इंतजाम देते हैं अपनी तरफ से? देखिए, मैं बता दूं, कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे विद्यालय रहे होंगे, कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे विद्यालय थे कि जो कह रहा हूँ, फीस के शुल्क के चलते जो है कई विद्यालयों से बच्चों को निकाल दिया गया, लेकिन मैं बताऊं कि मैंने टोटल माफ कर दिया था। अब सुन लीजिए, वैसे बच्चे, मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं, जिनके माता पिता नहीं हैं, जो बिल्कुल निर्धन है, जो कोरोना काल में जिस बच्चे के माता पिता इस दुनिया से चले गए, तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि ऐसे बच्चों के लिए हमारे यहाँ बुक की व्यवस्था, ड्रेस की व्यवस्था और 1 रुपया शुल्क नहीं लगता है। मैं मंच के माध्यम से जब भी यहाँ फंक्शन होता है मैं बताता हूँ, अगर ऐसे बच्चे हमारे क्षेत्र में कहीं भी मिले, वाहन सुविधा फ्री, क्लास की सुविधा फ्री, ड्रेस की सुविधा फ्री, बुक की सुविधा फ्री, किसी प्रकार की कोई सुविधा वो उस बच्चे के लिए नहीं लगेगा, क्योंकि हम मानव हैं और मानवता अंदर हमारे अंदर जो है, हमारे अंदर ही सभी एक एक व्यक्ति के अंदर इस तरीके की मानवता जो है समाहित होनी चाहिए। सबसे बड़ी हमारी यही कामयाबी है, क्योंकि देखिए, धन बड़ा नहीं, मन बड़ा होना चाहिए। और मैं एक प्रबंधक होने के नाते मैं बता दूं कि धन के लिए मैं विद्यालय नहीं चलाता हूं। इस समाज में जनता के एक जनता का दिल और मन को जीतने के लिए मैं अपने विद्यालय को संचालित करता हूं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के निर्देश पर 25, 26 और 27 मार्च को 8 साल की सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने योगी सरकार की 8 साल की उपलब्धियों को गिनाते हुए समाजवादी पार्टी को भी निशाने पर लिया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि जब यूपी में सपा सरकार थी तब गुंडाराज था और बहन बेटियां सड़क पर सुरक्षित नहीं थी। प्रदेश में माफिया का शासन था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और बहन बेटियां सुरक्षित हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जिन अस्पतालों में कभी ताले लगे रहते थे, आज वहां डॉक्टर निःशुल्क सेवा प्रदान कर रहे हैं।
ब्रजेश पाठक ने योगी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में हुई अन्य कई उपलब्धियों का भी जिक्र किया है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या क्या कहा। मित्रों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने इन 8 वर्षों में सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में हमारी सरकार की बहुत बड़ी मदद की है। मैं उसके लिए हृदय से आपका सबका आभार प्रकट करता हूं। हम सब जानते हैं इन 8 वर्षों में स्पष्ट नीति, साफ नियत, प्रतिबद्धतापूर्ण नियोजन ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने का काम किया है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के हालात क्या थे और आज उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित होने की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश के समेकित ढांचे पर विकास की बात करें, डेवलपमेंट पर चर्चा करें, तो प्रमुख रूप से जो जनता से सीधे जुड़े मसले हैं, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, लॉ एंड ऑर्डर, हम उन पर विचार रखना चाहते। नकल माफिया कितने हावी थे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं अभी भी समाप्त होने के कगार पर हैं, अभी भी समाप्त हुई हैं। नकल माफिया दूसरे प्रदेशों से आकर प्रदेश में बच्चों का भविष्य बिगाड़ते थे। हमें गौरव हासिल है कि उत्तर प्रदेश में युवाओं के बुद्धि के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं मिली। पूरी तरह से नकल विहीन परीक्षा करा करके माध्यमिक शिक्षा ने साबित कर दिया है कि आने वाली जो कल की पीढ़ी है वो उत्तर प्रदेश राज्य के युवा पूरे देश के कंधों का भार अपने पर उठाने के लिए तैयार हैं। एक योग्य, परिश्रमी, मेधावी युवा उत्तर प्रदेश ने तैयार करने का काम किया है। हम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। यूनिवर्सिटी की संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है। हमने नए ग्रेडिंग का नाम ही नहीं सुना था। आज उत्तर प्रदेश राज्य में सभी बड़े विश्वविद्यालय नए ग्रेडिंग में A+ या A++ ग्रेडिंग में चल रहे हैं। हमारे जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, डिग्री कॉलेजेज हैं, बेहतर ढंग से शैक्षिक कैलेंडर बनाया गया है। महामहिम राज्यपाल महोदया ने विशेष रुचि लिया है नए ग्रेडिंग में। विश्वविद्यालयों को, डिग्री कॉलेजों को उच्चीकृत करके उनको बेहतर शिक्षा मिल सके। हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कदम उठाए। अस्पतालों के बारे में आप सब जानते हैं। 2017 से पहले अस्पतालों में क्या हाल था? सभी जिलों में 10-10 बेड डायलिसिस की उपलब्ध है। अब उसके लिए लखनऊ, कानपुर, बड़े शहरों में डायलिसिस किडनी के मरीजों को चक्कर काटना नहीं है। हमने पीजीआई को, इनके जो हमारे सीसीएम यूनिट है उसको बढ़ोतरी किया है। इमरजेंसी के बेड्स की संख्या में दोगुनी हमने करने में सफलता हासिल की है। केजीएमसी का ट्रामा सेंटर है, उसमें 500 बेड का नया हम ट्रामा सेंटर बनाने जा रहे हैं। हमारे पास केजीएमसी में 4,500 से अधिक बेड हैं और 1,000 हम बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। हमारे पास, आप सबको पता, केजीएमसी में 9,000 की ओपीडी है। इस प्रकार हमने शुगर के लिए अलग से एक कंट्रोल सेंटर स्थापित पीजीआई में किया है। बच्चों के हृदय में जो वाल्व में छेद पाया जाता था उसका इलाज यूपी में नहीं हो पाता था। हमने बच्चों के इलाज के लिए अलग से पीजीआई में सेंटर स्थापित करने का काम किया, उनको हृदय रोग से निजात दिलाने के लिए। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति हासिल हुई है। हमारी बहनें जो प्रेगनेंसी के दौरान 3 बार जाती थी अल्ट्रासाउंड के लिए, चक्कर लगाती थी सरकारी अस्पतालों के, हमने स्टेट बैंक के सहयोग से ऐप डेवलप किया है। हम अपनी बहन के मोबाइल पर बारकोड भेजते हैं। अब किसी भी लिस्टेड प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटर से वो अल्ट्रासाउंड करा सकती है, कोई पैसा दे नहीं होगा। बारकोड स्कैन करते ही सरकार के खाते से पैसा कट जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं पेयजल के मामले में अभूतपूर्व प्रगति हासिल हुई है। पीने के पानी के लिए इंडिया मार्क का नल की डिमांड होती थी। कुछ गांवों में मात्र हम पेयजल की टंकियां बना पाए हैं। आज पूरे स्टेट में, पूरे लखनऊ में हर गांव को हमने शुद्ध पेयजल से आच्छादित करते हुए घर घर नल से जल पहुंचाने में सफलता हासिल की है। चारों तरफ हम कह सकते हैं कि वास्तव में गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, रोजगार, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को हमने स्थापित करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में कुछ विशेष उत्पाद था। लखनऊ का चिकनकारी उद्योग मशहूर था, हमने उसको प्लेटफॉर्म प्रदान किया, मार्केटिंग की है। आज लखनऊ में चिकनकारी घर घर लखनऊ जिले में प्रचलित है और यहाँ की चिकनकारी उद्योग को पंख लगे हैं। बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट हो रहा है।
जैसे भदोही में कालीन, मुरादाबाद का पीतल उद्योग, अलीगढ़ के ताले, रामपुर की वायलिन, पीलीभीत की बांसुरी, अमरोहा की ढोलक, सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल, प्रयागराज का अमरूद, प्रतापगढ़ का हमारा आंवले का मुरब्बा, ऐसे ढेर सारे उत्पाद, टांडा के हाथ के बने वस्त्र, बाराबंकी के हाथ के बने वस्त्र, हर जिले में कुछ ना कुछ विशेष उत्पाद था। उसको हमने संस्थागत रूप प्रदान करते हुए, उसकी मार्केटिंग करते हुए उनको बेहतर स्थिति प्रदान करने का काम किया है। पीएम स्वनिधि के तहत जो स्ट्रीट वेंडर भाई थे उनको भी मुख्य धारा में लाने का काम किया है। हर गरीब को पक्का मकान मिले, यह भी सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश राज्य गरीबों को पक्का मकान देने में नंबर 1 पर है। लखनऊ में सभी गरीबों को पक्का मकान मिले, शहर से ग्रामीण स्तर तक सबको लगातार हम आच्छादित करने का काम करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 करोड़ नए मकान स्वीकृत किए। मंत्री विश्वास सारंग ने मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि सहकारी आंदोलन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना चाहिए, इसकी पवित्रता और पारदर्शिता को और अधिक शुद्ध करना चाहिए और सहकारी आंदोलन से जुड़े नागरिकों को एक रोजगार अवसर प्राप्त होना चाहिए। मंत्री सारंग के अनुसार अब नई सहकारी सोसाइटी गठन में 90 दिनों की बजाय केवल 30 दिन लगेंगे और सहकारी सोसाइटी के पंजीकरण के लिए सभी सदस्यों के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। सहकारी आंदोलन मजबूती के साथ आगे बढ़े, सहकारी आंदोलन की पवित्रता और पारदर्शिता और ज्यादा प्रगाढ़ हो, सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए हर एक हमारे किसान को नए रोजगार के अवसर पाने का मौका मिले। सहकारी आंदोलन में जो सिटीजन चार्टर है, जो सेवा की प्रदाता के जो नियम है वो सख्ती के साथ पालन हो, इसको लेकर हमने एक बहुत ही विस्तृत बिल आज प्रस्तुत किया था, जिसको विधानसभा ने स्वीकार किया है। अब कोई भी नई यदि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है तो पहले प्रावधान था कि वो 90 दिन में बनेगी, हमने उसको घटाकर 30 दिन कर दिया है। इसी के साथ जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में 20 सदस्य जो मेंबर होते थे, उसमें पहले प्रावधान था कि केवल 10 सदस्यों के हस्ताक्षर से ही रजिस्ट्रेशन हो जाता था, पर उसमें बहुत गलतियां होती थी, तो उसको 20 सदस्यों का जो हस्ताक्षर है उसको अनिवार्य किया है। ट्रिब्यूनल में हमारे अब कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के रिटायर्ड जेआर या उससे ऊपर के अधिकारी को हम सदस्य के रूप में नामित कर पाएंगे, ये हमने प्रावधान किया है। CPPP जो कि देश और दुनिया के कोऑपरेटिव आंदोलन में नई आयाम लेके आएगा, कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसकी शुरुआत हमने GIS में की थी, अब वो एक्ट का पार्ट भी बन गया है। हमने जो हमारी धारा 2 में परिभाषा है, जिसके माध्यम से पैक्स को बहुउद्देशीय कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई है, उसमें अब कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी जोड़ा गया है, जिसमें कि हमारी पैक्स या हमारी दूसरी सहकारी संस्थाएं प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर नए बिजनेस के आयाम को स्थापित कर पाएगी। निश्चित रूप से इससे किसानों को, पैक्स को, सहकारी आंदोलन को और निवेशकर्ता को आमूलचूल लाभ मिलने वाला है। CPPP के माध्यम से हम हमारे पैक्स को भी बहुत मजबूत करेंगे। जो एग्री बेस्ड प्रोडक्ट हैं, उनके रॉ मटेरियल के लिए एक हमने नई व्यवस्था का यहाँ पर शुरुआत की है। उसके साथ ही हमने जो कांग्रेस जिस प्रकार से माहौल बना रही है कि हम सहकारिता के चुनाव टालना चाहते हैं,
मैंने सदन में वक्तव्य दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोहन यादव जी की सरकार 100% और जल्द से जल्द पैक्स के और एपेक्स के चुनाव करवाने वाली है। हम उससे बचने नहीं वाले। हमारा कमिटमेंट है कि हम जल्द से। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।